गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब। और जैसे कि आप सभी को पता है इस समय हमारी जो क्लास 11 है यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी, उसका जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोग प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। आज फोटोसिंथेसिस का जो हमारा चैप्टर था उसका जो आज लेक्चर नंबर 9 है। और इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। आपने देखा था कि जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस थी, जो C3 प्लांट्स थे वहां पर फोटो रेस्पिरेशन होता था। क्यों होता था? क्योंकि वहां पर जो रोबिस्को एंजाइम था वो ऑक्सीजनेज की तरह तब काम करने लगता था जब मेसोफिल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता था। लेकिन C4 साइकिल में प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। तो उसी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को हमें समझना था, जिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का यील्ड कम हो जाता था और जो एसिमुलेटेड पावर हम लोग ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनाई थी वो यहाँ पर फिनिश हो जाती थी, कंज्यूम हो जाती थी। उसी फोटो रेस्पिरेशन को हमें समझना है। यस, तो सबसे पहले जो हम लोग ने 7 लेक्चर इस फोटोसिंथेसिस 8 लेक्चर जो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर्स के लगाए हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका रिकैप करा देता हूं कि 8 लेक्चर में अभी तक हम लोग ने क्या क्या स्टडी करी है। तो चलिए सबसे पहले उन लेक्चर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट देखा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझा। फिर हम लोग ने बात करी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी के लिए जो बार बार हम यूज कर रहे थे कि कैसे बनता है, उससे रिलेटेड जो हाइपोथेसिस थी केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी हमने समझ लिया है। केल्विन साइकिल देखा, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन होती है ये केल्विन साइकिल इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, केल्विन साइकिल देखा जिसमें हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखा था किस तरीके से होता है। और अभी इसके पहले का जो लेक्चर था इसमें हम लोग ने बात करी थी C4 साइकिल की, जो C4 प्लांट्स में होता है। अब जो हमें बात करनी है वो बात करनी है किसकी? फोटो रेस्पिरेशन की। इसके बाद डायरेक्टली जो हमारा लास्ट स्टेशन होगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की। तो इस लेक्चर्स के बाद हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन चैप्टर को। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है बच्चों। और अगर आप मेरे आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, यस, ये जो लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको चाहिए, तो इनको आपको देखने के लिए आपको मैं 3 रास्ते बताने वाला हूं। इन 3 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता अगर आप प्रॉपर फॉलो अप कर लेंगे तो आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। पहला रास्ता ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम DNCMI टाइप करना है, इससे ऐप ओपन हो जाएगा DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड रास्ता ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, यहां पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बेहतर है वो है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन। इस चैनल पे अगर ये लेक्चर अभी इसी यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस को भी आपको मिल जाए। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशंस के लिए। तो आइए अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। इसके अलावा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर फोन करके भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जैसा कि आप सभी को पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। ब्रेन डाइट में इतनी पावर है कि आपको प्रॉपर ट्रैक पे रखता है, आपको लक्ष्य पाने में आपकी मदद करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। अच्छे विचारों को लगातार अगर आप अपने माइंड में डालते रहेंगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ेगी, आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। देखते हैं आज का ब्रेन डाइट क्या है। ब्रेन डाइट कहता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यहां पर वर्ल्ड की जो बात आई है ये आपकी दुनिया की बात हो रही है, आपकी लाइफ चेंज होगी क्योंकि एजुकेशन जितनी आपकी लाइफ में होगी लर्निंग उतनी ही होगी अर्निंग। देखिए जो भी आप प्रोफेशन पे जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक लक्ष्य हमारा होता है कि हम अपनी लाइफ में नाम भी कमाएं और पैसा भी कमाएं। लेकिन जितना आप एजुकेशन गेन करेंगे, जितनी आप लर्निंग करेंगे उतनी ही अर्निंग आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। यस, तो एजुकेशन से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आप दुनिया में हर चीज वो हासिल कर सकते हैं जिसका आपने सपने देखा है या देखने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एजुकेशन में आपके पास जितना भी टाइम है सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए।
क्योंकि टाइम का अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्निंग बहुत बेहतर होने वाली है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से जो रिलेटेड फैक्ट है, पहला फैक्ट तो ये है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको 3 ऑर्गेनल्स में क्रमिक रूप से देखने को मिलती है। इसकी कुछ प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन की क्लोरोप्लास्ट में होगी, फिर कुछ प्रोसेस पैराक्सिसोम में होगी और कुछ प्रोसेस इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो ये 3 वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। पहली चीज, अब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों होती है ये आपको पता है कि जो रूबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल्स के अंदर C3 प्लांट में होता है, जब वो ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है तो ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस का उद्देश्य ये है कि जो कार्बन का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस रुकेगी तो यहां पर जो कार्बन का लॉस होगा उस कार्बन का लॉस हम कम से कम कर पाए, 75% लॉस को बचा लें। इसके लिए ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। कैसे होती है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को और समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और पूरी साइकिल को। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन है, अगर सबसे पहला फैक्ट, ये तो वो सारी चीजें जो हमें स्टडी करनी है फोटो रेस्पिरेशन। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन है क्या। तो फोटो रेस्पिरेशन आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। यहां पर भी रेस्पिरेशन में क्या होगा ये हमको यहां पर समझना है। यहां पर ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और CO2 हम बाहर निकालेंगे। देखो किस तरीके से। सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ये फोटो रेस्पिरेशन साइकिल देखेंगे, जब C2 साइकिल देखेंगे तो यहां पर जो पहला स्टेबल कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा। दैट इज व्हाई फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोलते हैं। और इसका एक अन्य नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल, क्योंकि ग्लाइकोलेट साइकिल ही इसमें फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से हम इसको C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए जरा इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें C2 साइकिल क्यों रन करती है, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। C2 प्लांट्स में होता क्या क्या है और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैंने रूबिस्को के बारे में बताया कि सबसे मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, आपको पता है इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड हो सकता है। यस, और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इनमें से किसी को भी जो RUBP है उसके साथ ऐड करा सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करेगा, और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मेसोफिल सेल के अंदर ज्यादा होगा तो ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा। लेकिन तीसरी क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दोनों अगर इक्वल हैं तो ये रूबिस्को एंजाइम किसके साथ जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। नेट के लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। क्या मैंने बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो नियरली इक्वल होगा तो ये रूबिस्को एंजाइम किसके साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा, अर्थात कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। यस, चलिए अगर हम C2 प्लांट्स की बात करें तो आपको पता है C2 प्लांट्स में होता क्या है कि जब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को RUBP के साथ ऐड कराता है, जिसकी वजह से ये हमारी C2 साइकिल रन करती है और फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो होता क्या है C2 प्लांट में कि कुछ ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है रूबिस्को के साथ, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थात जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो डिक्रीज कर जाती है। यही तो हम लोग ने सीखा है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, फोटो रेस्पिरेटरी। अगर हम बात करेंगे कि जो आपके C3 प्लांट में ही आपको ये फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, कभी भी C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो इन द फोटो रेस्पिरेटरी नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर और नॉर ATP। तो याद रखिएगा ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ना तो हम इसमें कोई ग्लूकोज बनाएंगे और ना ही हम किसी ATP का यहां पर कोई फॉर्मेशन करेंगे, जबकि यहां पर शुगर तो बनना ही बंद हो जाएगा और ATP को हम यूज कर लेंगे, उल्टा करेंगे। नेक्स्ट, यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे।
जबकि आप देख रहे थे फोटोसिंथेसिस में हम ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे। जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम वाटर की फोटोलिसिस कर रहे थे और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स को हम वहां पर रिलीज कर रहे थे। यस, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। यहां पर एटीपी का यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, मतलब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा। The biological function of photorespiration is not known yet। ये फोटोरेस्पिरेशन होता क्या है, इससे क्या फायदा है, आज तक इसको कोई जान ही नहीं पाया। क्यों ऐसा होता है? C4 प्लांट और जो कैन प्लांट होते हैं इसमें फोटोरेस्पिरेशन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, डज नॉट अकर। तो C2 प्लांट से रिलेटेड, जो C2 साइकिल से रिलेटेड, ये बहुत सारे फैक्ट थे जिसको हम लोग ने समझा। अब फाइनल हमें फोटो रेस्पिरेशन की जो पूरी साइकिल है, जो 3 सेल ऑर्गेनल्स में हो रही है, कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पर हम इस पूरी साइकिल्स को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले में क्या समझते हैं फोटो रेस्पिरेशन पूरी प्रोसेस को। तो मैंने आपको क्या बताया कि 3 सेल ऑर्गेनल्स में होती है। एक होती है क्लोरोप्लास्ट में कुछ होगी फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कुछ होगा पराक्सीसोम में और कुछ होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो क्या रहा है। देखो, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है मेसोफिल सेल्स के अंदर है और ये C3 साइकिल है, C3 प्लांट के अंदर हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर जब भी ऑक्सीजन इसके थ्रू ज्यादा अंदर आएगा मेसोफिल सेल्स में, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब मेसोफिल सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या है, रूबिस्को एंजाइम है। अब ये रूबिस्को एंजाइम क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और इस ऑक्सीजन को जो सबस्ट्रेट है RuBP, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ जोड़ देगा। अब RuBP में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। लेकिन याद रखिएगा, इस साइकिल को समझने के लिए हम RuBP के 2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे। अगर हम सिंपल समझे तो RuBP के साथ जब ऑक्सीजन को ये जोड़ेगा तो होगा क्या, यहां पर जब RuBP के साथ ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो चूंकि RuBP 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे पहला जो स्टेबल कंपाउंड जो बनता है फोटो रेस्पिरेशन का, वो बनता है फास्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इसी वजह से इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर C2 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है फास्फोग्लाइकोलेट, और ये चूंकि 2 कार्बन कंपाउंड है तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि RuBP के भी हमने 2 ही मॉलिक्यूल लिए हैं, पहली चीज। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये फास्फोग्लाइकोलेट बन गया, कहां बन गया, ये बना क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्या होगा, ये जो फास्फोग्लाइकोलेट है इसमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ग्रुप इससे बाहर आ जाएंगे फास्फोग्लाइकोलेट से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल ग्लाइकोलेट में। यस, किस पे कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट पे। ग्लाइकोलेट कितना है, 2 मॉलिक्यूल, इसके ग्लाइकोलेट के कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल, और ये अभी भी कितना कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो लगातार ग्लाइकोलेट का कंसंट्रेशन कहां बढ़ता जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में बढ़ता जाएगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज होके कहां आना चाहेगा, पराक्सीसोम में, क्योंकि अभी इसको पूरी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को करना है। तो अब ये ग्लाइकोलेट देखिए यहां पर फाइनल, फिर से देखिए, ये जो ग्लाइकोलेट है फाइनल डिफ्यूज होके कहां पहुंच गया, पराक्सीसोम में। ये किस प्रोसेस से गया, बाय डिफ्यूजन गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्लाइकोलेट पहुंच गया, जो कि क्या है, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट के पहुंचे। अब यहां पर क्या होगा, ये ग्लाइकोलेट फाइनली यहां पर पराक्सीसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम जब ग्लाइकोलेट पर वर्क करेगा तो ग्लाइकोलेट्स को ये कन्वर्ट कर देगा ग्लाइऑक्सिलेट, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये ग्लाइकोलेट किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइऑक्सिलेट। किस एंजाइम की मदद से, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से। क्लियर है यहां तक। अभी क्या होगा, यहां से 2H2O2, यहां पर देखिए, यहां पर ग्लाइकोलेट जब ये टूटेगा तो इससे बनेगा 2H2O2, और यहां पर 2H2O2 इसके साथ ऐड होके इसका कैटालेस होगा, कैटालेस रिएक्शंस, कैटालेस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 2H2O2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। क्लियर है, 2H2O प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली जो ग्लाइकोलेट है ये किसमें यहां पर आ गया,
ग्लाइऑक्सिलेट्स के फॉर्म पे। क्लियर है बेटा? चलो अब क्या होगा, यहां पर अब क्या होगा कि जो ग्लाइऑक्सिलेट है, जो 2 कार्बन कंपाउंड है, अब ये फाइनली अगर हम देखेंगे तो इसमें ग्लाइऑक्सिलेट में उपस्थित जो अमीनो ग्रुप है, वो अमीनो ग्रुप इससे बाहर आ जाएगा। और जब ये अमीनो ग्रुप बाहर आएगा तो क्या होगा कि ग्लाइऑक्सिलेट जो है, यस, ये किसमें जब NH2 ग्रुप इससे सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, फिर से मैं आपको बताता हूं, फिर से आपको क्लियर करता हूं यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर जो H2O2 है, कैटालाइज एंजाइम की उपस्थिति में वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ग्लाइऑक्सिलेट है इसके साथ हम यहां पर एक अमीनो ग्रुप को ऐड कराएंगे। एक्चुअली ये अमीनो ग्रुप भी अभी यहीं से आएगा, जब पूरी साइकिल को रन कराएंगे तब आपको बताऊंगा। तो यहां पर एक अमीनो ग्रुप को जब हम ऐड कराएंगे ग्लाइऑक्सिलेट के साथ, और आपको पता है जब भी अमीनो ग्रुप हम ऐड कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स बनेगा। तो सबसे पहले जब अमीनो ग्रुप को हम इस ग्लाइऑक्सिलेट के साथ ऐड कराएंगे तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। और कितना कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड। अब आप जानते हैं ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन लगातार पैराक्सीसोम में बढ़ रहा है। अब ग्लाइसिन डिफ्यूज होकर कहां जाना चाहेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो बाय डिफ्यूजन ये ग्लाइसिन कहां पहुंच गई? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? यहां पर जब ग्लाइसिन पहुंच गई तो फाइनली अब ग्लाइसिन के साथ बहुत कुछ चीजें होंगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या क्या होगा? सबसे पहले ग्लाइसिन से एक NH3 गैस NH3 बाहर आएगी। दूसरा जो NAD+ है वो NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको लगेगा, हमने तो बोला था कि सर, मैंने तो आपको बताया कि यहाँ पर NADH+H+ यूज हो जाता है, और यहाँ पर NAD+ से NADH+H+ बना रहे हैं। हाँ बेटा बना रहे हैं, लेकिन ये NADH जो यहाँ पर बना है वो यहाँ पर आके फिर से यूज हो जाएगा, तो जो बना था उतना खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे तो NADH+H+ तो बन ही नहीं रहा, रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है बन रहा है, लेकिन ये यूज हो जाएगा, इसलिए हम जो रिजल्ट मानते हैं 0 मानते हैं। इस चीज को समझिएगा। तो NAD+ किस में कन्वर्ट हो गया? NADH+H+ में। दूसरा, यहां से ग्लाइसिन से हम कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स को भी बाहर निकाल देंगे। यहां पर ग्लाइसिन कितना था? 2 कार्बन कंपाउंड। यहां से एक कार्बन हमने निकाल दिया, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का तो लॉस हुआ, लेकिन अभी भी यहां पर चूंकि 2 कार्बन कंपाउंड है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 4 कार्बन कंपाउंड हुए ना, तो 4 में से हमने एक अभी निकाल दिया, तो तभी 3 कार्बन कंपाउंड इसमें है, ग्लाइसिन में है या नहीं? तो अभी ग्लाइसिन फाइनली जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा हमारा सीरीन में, और सीरीन आप जानते हैं ये 3 कार्बन कंपाउंड है। भाई ग्लाइसिन तो 2 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन इसके मॉलिक्यूल कितने थे? 2। तो 2 मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। लेकिन सीरीन का चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है, सीरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो याद रखिएगा यहां पर ये सबसे बड़ा अंतर आ रहा है कि यहां जहां पर ग्लाइसिन आपके 2 मॉलिक्यूल थे, यहां पर सीरीन का हमने एक ही मॉलिक्यूल बनाया है, और सीरीन भी क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो अब देखो यहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो यही मेन लॉस हो रहा है यहां पे। अब क्या करेंगे? अभी भी जो 3 कार्बन है, अभी हम ये माइटोकॉन्ड्रिया में है और ये सीरीन है, अब डिफ्यूज होके फाइनल ये वापस कहां पहुंच जाएगा? बाय डिफ्यूजन पहुंच जाएगा पैराक्सीसोम में। अब देखो यहां पर हम सीरीन को ले आए, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है इसका सीरीन का। अब सीरीन से क्या होगा? एक अमीनो ग्रुप यहां से निकल गया। जब ये अमीनो ग्रुप निकल जाएगा सीरीन से, तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनेगा, जो कि अभी भी ये 3 कार्बन कंपाउंड है। सीरीन से जब हम अमीनो ग्रुप को बाहर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो आगे क्या होगा। अब ये जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना है, इस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से अब यहां पर जो हमने NADH+H बनाया था, देखो इस NADH+ का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, और इसके जो H है इस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के साथ कंबाइन कर जाएंगे, और फाइनली क्या बन जाएगा? फाइनली बन जाएगा ग्लिसरेट। ग्लिसरेट का कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 1 मॉलिक्यूल बनेगा। और याद रखिएगा ग्लिसरेट भी अभी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 3 कार्बन अभी हम यहां पर ले आए। अब देखो ये ग्लिसरेट चूंकि ज्यादा बन गया यहां पर पैराक्सीसोम में, तो डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में।
अब हम ग्लिसरेट को हम कहां पर ले आए, हम ले आए क्लोरोप्लास्ट में, जो कि अभी 3 कार्बन कंपाउंड है। कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। अर्थात देखो यहां पर हो क्या रहा था, जब हमने RuPP के साथ जो 5 कार्बन कंपाउंड था, जब ऑक्सीजन को ऐड करा रहे थे तो फाइनल फास्फोग्लाइकोलेट बन रहा था। इसके 2 कार्बन थे, 2 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन मॉलिक्यूल 2 थे, मतलब लास्ट कितने कार्बन का हो रहा था, 4 कार्बन का। दिख रहा है यहाँ पे 4 कार्बन का हो रहा था। फिर हमने इसको ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करके यहां पर लाए और एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकाल दिया, लेकिन तब भी अभी 3 कार्बन देखो सबके साथ है और 3 कार्बन को फाइनली हम यहां पर ग्लिसरेट के फॉर्म पे ले आए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाली। अब जब ग्लिसरेट यहां पर 3 कार्बन कंपाउंड आया तो ये ग्लिसरेट में अब देखो यहां पर एटीपी खर्च हो रही है, बताया था ना एटीपी कंज्यूम होती है, एटीपी खर्च हो रही है, एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, इसका फास्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ रहा है और फाइनली हम इससे बना देते हैं पीजीए, अर्थात पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये वही फास्फोग्लिसरिक एसिड है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और इसी कंपाउंड से आपकी केल्विन साइकिल रन करनी है। क्लियर है। अब देखो जो लास्ट यहाँ पर 4 कार्बन का था, वहां पर लास्ट हम 3 कार्बन को हमने रिकवर्ड कर दिया। लास्ट तो सिर्फ एक ही कार्बन का रूप, मतलब 25% लास्ट हुआ, 75% हम रिकवर करके ले आए। अब ये पीजीए साइकिल्स को से हम पीजीए साइकिल से क्या रन कर जाएगी, केल्विन साइकिल, और C3 साइकिल जब रन करेगी तो इससे प्रॉपर क्या बन जाएगा, हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। फिर से समझिए क्या क्या हुआ, इस चीज को समझिएगा, फिर से मैं आपको बताता हूं। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 सेल ऑर्गेनल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका उद्देश्य यह है, इस साइकिल का अगर आप समझोगे कि जब रोबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को RuPP के साथ ऐड कराता है तो 5 कार्बन कंपाउंड के चूंकि 2 मॉलिक्यूल को हम शुरू से लेके चल रहे हैं, तो यहां पर फास्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये कैसे हैं, 2 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलेट बनता है, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेके चले तो हम ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 कार्बन इसके अंदर है, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। अभी 4 कार्बन का लॉस ही तो हो रहा है भाई, 4 कार्बन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 5 कार्बन कंपाउंड था, 4 कार्बन का लॉस हो रहा है। इस 4 कार्बन कंपाउंड का चारों कार्बन का लॉस ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, ग्लाइकोलेट के लिए पेरोक्सिसोम में, फिर हमने फाइनली इसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया, जिसमें अभी भी 4 कार्बन है। ये ग्लाइसिन यहां पर आया, कुछ प्रोसेस कराया और हमने इसको 3 कार्बन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। देखो 3 कार्बन अभी बचे हुए हैं, लास्ट तो हमारा एक ही कार्बन का हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे, और फाइनली हम इसको यहां पर ले आए और यहां तक अभी हमने क्या लिए, जो ग्लिसरेट था ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था, मतलब लास्ट हमने सिर्फ एक ही किया, 75% कार्बन को हमने रिकवर कर लिया और ग्लिसरेट से फाइनली हमने क्या बना लिया, पीजीए बना लिया, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड, इसके 2 मॉलिक्यूल है और फाइनली केल्विन साइकिल यहां से हमने रन करा दी। तो मतलब एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक्चुअली अगर इस पूरी प्रोसेस को आप समझेंगे तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा था 4 कार्बन कंपाउंड का, उसमें हमने लास्ट सिर्फ एक ही कार्बन का किया और 3 को रिकवर्ड कर लिया। तो ये थी हमारी पूरी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो आपको एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां पर हम लोग ने एसिमिलेटरी पावर का यूज किया। दूसरी चीज समझिए, यहां पर ये जब हम सीरीन से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना रहे हैं तो यहां से जो NH2 ग्रुप आ रहा है, इसी ग्रुप को हम फाइनल देखो यहां पर यूज कर रहे हैं। इसी NH2 ग्रुप को तो इसको ग्लाइऑक्सिलेट के साथ ऐड करा रहे हैं, जिससे हमारा एक ग्लाइसिन बन रहा है। पहली चीज तो ये समझिए। दूसरा देखिए कि यहां पर जो NAD प्लस रिड्यूस है वो NADH प्लस H बना रहा है, एसिमिलेटरी पावर बना रहा है। अब देखो इसका भी हम यहां पर यूज कर रहे हैं। कहां पर यूज कर रहे हैं, ये देखो यहां पर हमने यूज करके इसको खत्म कर दिया, तो जो बनाया उसको खत्म कर दिया। इसके अलावा यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर देखो एटीपी का हम यूज कर रहे हैं, तो यही एटीपी तो है जो हम लोग ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनाई थी एसिमिलेटरी पावर, जो एनर्जी थी उसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो एटीपी का भी लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट पूरी साइकिल्स को हम लोग ने समझा कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपने देखा, क्यों होती है किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके से हम लोग ने इस पूरी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझा। फाइनल अगर आप फैक्ट देखें फोटो रेस्पिरेशन को, तो पहला फैक्ट है कि एक वेस्टेबल प्रोसेस है जिसमें हम एटीपी भी कंज्यूम करा रहे हैं, यस, और फोटोसिंथेसिस भी रुक जा रही है। सेकंड, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और एसिमिलेशन पावर भी यूज हो जाता है। तीसरा, वी विल सी, यहां पर हमने देखा कि हमने 75% जो लास्ट था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हमने रिकवर्ड कर लिया। क्लियर है, देखा है ना आपने।
इन फॉर्म ऑफ ग्लिसरेट, और फाइनली हमने क्या बना दिया था इससे पीजीए। तो 75% लास्ट को हमने रिकवर्ड किया और जो 25% कार्बन था उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर कर दिया। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये साइकिल अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर करिए, क्योंकि पूरी लर्निंग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।